वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अनुभूति की सिद्धांत के अंतर्गत अपन बात करेंगे स्वतंत्रता की कोटि, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वो बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो अपन को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वही सिलेक्टिव पॉइंट्स, फैक्ट्स, सूत्र वगैरह इंक्लूड करता हूँ वीडियो में, जो कि इंपॉर्टेंट हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर एक एक लाइन, एक एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा CDS, UPSC, SSC, स्टेट PSC, अन्य किसी भी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो जिसमें फिज़िक्स एज ए सब्जेक्ट हो या फिर फिज़िक्स का रोल हो, तो वहाँ पर ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ज़िंदगी के अंदर जब आप बुरे दौर से गुजरे हो, स्ट्रगल पीरियड में हो, तब कोई भी आपका साथ नहीं देता है, क्योंकि उस वक्त आप किसी के काम नहीं आ पाओगे। आप उनकी जो ज़रूरत है या जो से आपकी जो स्वार्थ है उनका, वो आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुद स्ट्रगल में हो तो आप ना हेल्प कर पाओगे, मजबूर हो। तो लोग आपके फेवर सिचुएशन में आते हैं, यानी कि जब आप खुशी आपके पास होती है, आप सक्सेस होते हैं, तब मेला लगता है आप पे। बाकी तो आदमी अकेला ही रहता है। यानी कि स्ट्रगल पीरियड में आपको अकेले झेलना पड़ेगा जितने भी है। आप ये मत सोचो, किसी पे डिपेंड होने की कोशिश मत करो कि वो सक्सेस में मेरा साथ देगा या नहीं देगा। जब आप डिपेंड होने लग जाते हो तो आप खुद को कमज़ोर समझने लग जाते हो, और ये कमज़ोरी आपको आगे बढ़ने से बार बार रोकेगी। खुद के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि मैं अकेला लड़ सकता हूँ, मैं अकेला स्ट्रगल करूँगा। जिसने भी मेरा साथ दिया इस स्ट्रगल में, मैं उसका आगे जीवन बरसा दूंगा। अच्छे एक इंसान बनने की कोशिश करो, एक पॉजिटिव वाइब्स अंदर लेकर आओ अपने माइंड में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है? किसी गतिशील निकाय या अणु की स्थिति और अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब जो उसकी स्थिति है, जो उसका प्रेजेंस है, को पूर्ण रूप से प्रदर्शित, जो शो करता है ना, जो अभिविन्यास मतलब कोई भी निकाय उसका जो स्ट्रक्चर है वो ही अभिन्यास होता है। अभिविन्यास को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र निर्देशांकों की कुल संख्या को स्वतंत्रता की कोटि कहलाते हैं। यानी कि किसी निकाय को उसका जो अभिविन्यास है, स्ट्रक्चर है, उसको प्रदर्शित दिखाने के लिए जितने भी निर्देशांकों को यूज किया जाता है जो कि स्वतंत्र हैं, उन सब की संख्या ही स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल है। बाकी परिभाषा को अपन बस एज ए समझने के लिए, बाकी परिभाषा तो पूछने का बहुत कम चांसेस होता है इस प्रकार की, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बनने के वाले आगे हैं। या किसी गैस या पदार्थ के अणु की गति के दौरान एक साथ बदलने वाले स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या को स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। यानी कि गैस या पदार्थ के अणु जब गति करते हैं तो उनके साथ जो निर्देशांकों के बदलने वाले स्वतंत्र निर्देशांकों की जो टोटल संख्या है, यानी ये कण कहीं भी गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उनकी जो कोटि है, संख्या है, वो स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। जैसे आप फ्री है, आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो आप कितनी डायरेक्शन में घूम सकते हो, मतलब आपके पास कितनी स्वतंत्रता की कोटि है, आपको कितनी तरीके से घूम सकते हो आप। जब आपको पूरी आज़ादी हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी खेल सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपकी जो स्वतंत्रता की कोटि है उसको शो करती है। इसी प्रकार जो कि अणु है, गैस के अणु है, उनकी गति से रिलेटेड ये बात है। यदि किसी निकाय में कुल n कण है, टोटल n कण या परमाणु है, और उनके बीच स्वतंत्र संबंधों या प्रतिबंधों की संख्या की है, तो स्वतंत्रता की कोटि का सूत्र क्या होगा? F बराबर 3 × n - k। n क्या है यहाँ? कण या परमाणु की संख्या 3 × n - k यहाँ पे क्या होगी? जो प्रतिबंध है, स्वतंत्र संबंधों या प्रतिबंधों की संख्या है उनके बीच, जो भी कण है, जितने कण हैं उनके बीच आपस में जो स्वतंत्र संबंध है या फिर प्रतिबंध है, उनकी संख्या की है। इसी प्रकार बी क्या है? परमाणु को आपस में बांधने के तरीके। एज ए ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला निकालने का स्वतंत्रता कोटि का।
इसमें अलग थोड़ा सा बता दिया, बाकी कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट ये फार्मूला कोई ऑथेंटिक भी नहीं है दोनों, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट पूछ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। बाकी पूछेगा नहीं है, ये सीधा स्वतंत्रता कोटि निकालना पूछ सकता है कि इतने एन कण है या परमाणु है, उसमें प्रतिबंध उनकी संख्या एन है, या फिर परमाणु को आपस में बांधने के तरीके इतने हैं, तो पर उसमें स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, F बराबर 3n-b या फिर 3n-k। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल। ज़्यादा चीज़ों को लोड नहीं लेना है, माइंड को एकदम फ्रेश रखना है। जितनी चीज़ें माइंड एक्सेप्ट करता है उतनों ग्रहण करो, उसको एक्सेप्ट करो, और एक इंटरेस्ट लेके पढ़ो कि हाँ ये तो याद हो जाएगा, ये तो मतलब अच्छा है, ये मेरे अंदर मैं इसको इस तरीके से कर लूँगा एग्ज़ाम में। तो ये सब चीज़ें माइंड में चलती रहेगी तो थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आएगी, एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप होगा। ठीक है दोस्तों। फिर जो स्वतंत्रता की कोटि है वो किस पर निर्भर करती है, जो गति होती है, मोशन होती है गैस के अणुओं की, उस पर जो, तो गति कितने प्रकार से हो सकती है अणुओं की, वो देखिए। स्वतंत्र स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशन मोशन। कोई भी कण अंतरिक्ष में संभव सभी XYZ दिशा में गति कर सकता है। इसमें स्वतंत्रता की कोटि सदैव 3 होती है, यानी कि तीनों डायरेक्शन में XY Z तीनों में स्वतंत्र रूप से कोई कण गति कर सकता है। ठीक है, तो वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 3 हो गई। ठीक है दोस्तों, 3 दिशाओं में, यानी कि अंतरिक्ष में 3D मोशन में, 3D व्यू में गति कर सकता है। तो इस प्रकार उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 3, यानी कि जितनी संभव दिशा कितनी XYZ तीनों डायरेक्शन हो गए, 3D मोशन हो गया, तो वो उसकी स्वतंत्रता की कोटि सदैव 3 होगी। कौन सी गति में, स्थानांतरण गति हो रही है तो स्वतंत्रता की कोटि 3, ये ध्यान में रखना है। घूर्णन गति हो रही है तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन, घूर्णन मतलब घूमती हुई गति कर रही है, घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी अपने एक्स पर घूर्णन करती है ना, घूर्णन करती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपने एक्स पर घूर्णन करती है। ठीक है, उसी प्रकार से जब कोई वस्तु या कण, गैस का कण या अणु की घूर्णन गति से संबंधित होती है, यह कण की घूर्णन गति से संबंधित होती है, और रेखीय या एक परमाणु गैसों में घूर्णन नहीं होता है। जो एकल परमाणु होते हैं, एकल परमाणु जैसे हीलियम, क्रिप्टन, तो इन सब में क्या होता है, घूर्णन गति नहीं होती है। घूर्णन के लिए कम से कम द्विपरमाणु को होना जरूरी है। द्विपरमाणु गैसों में स्वतंत्रता की कोटि सदैव 2 होती है। ठीक है दोस्तों, द्विपरमाणु होगा तभी घूर्णन गति पॉसिबल है। एकल परमाणु के लिए घूर्णन गति पॉसिबल नहीं है, और घूर्णन गति में स्वतंत्रता की कोटि सदैव 2 होती है, वैसे इतना याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कंपन गति, वाइब्रेशनल मोशन। ये क्या है, जब किसी अणु का ताप बढ़ाया जाता है तो वह कंपन करना प्रारंभ कर देता है। जाहिर सी बात है, जब अणु का ताप बढ़ाएंगे तो वो कंपन करेगा, उसके अंदर जो परमाणु है वो कंपन करे, और ये स्वतंत्रता की कोटि ताप पर निर्भर करती है, तथा इसका मान अरैखिक अणु के लिए 1, जबकि रैखिक अणु के लिए कितना होता है, 2 होता है। जब अरैखिक अणु होंगे तब तो 1 होगा, और रैखिक अणु होगा तब 2 होगा कंपन गति के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एकल परमाणु, एक परमाणुक अणु के लिए जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये सारे क्या है, एकल परमाणु गैस के अणु है। उनमें क्या है, परमाणुओं की संख्या n कितनी है, 1, b प्रतिबंधों की संख्या, क्योंकि सिंगल है तो कोई नहीं होगा, 0 होगा, तो इसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी, F बराबर 3n-b। 3n कितना है, 1, 3 × 1 -0, कितना बच गया, 3। तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई, 3, केवल स्थानांतरण गति के कारण। ठीक है दोस्तों, स्थानांतरण गति के कारण। जब एकल परमाणु होगा तो उसमें केवल स्थानांतरण गति होगी, घूर्णन गति नहीं होगी, और स्थानांतरण गति के कारण उसकी स्वतंत्रता की कोटि 3 होगी। ये अगर अणु आ जाए तो इनकी पूछे कि स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी इनकी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम आ सकता है, नियोन आ सकता है, ठीक है दोस्तों, आर्गन आ सकता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट गैसें हैं, तो इनका आ सकता है, तो इनकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, केवल 3 होगी। ठीक है, ये याद रखना है, केवल स्थानांतरण गति के कारण होगी। और फिर द्विपरमाणुक अणु, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, H2O2 Cl2, इनमें क्या है, परमाणु कितने, 2 2,
n बराबर कितना होगा, तो b, क्योंकि जब H2 इनके बीच में कोई न कोई प्रतिबंध होगा, दो परमाणु है तो एक प्रतिबंध तो होगा ही होगा, तो b बराबर 1, तो 3 × 2 -1, क्योंकि 3n-b स्वतंत्रता की कोटि का सूत्र, ठीक है। तो यहाँ से कितनी निकल के आ गई, 3 दूनी 6, 6 -1 करेंगे तो 5, स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई, 5। और जो द्विप परमाणु अणु होते हैं उनमें क्या होती है, घूर्णन गति भी होती है और स्थानांतरण गति होती है, दोनों के कारण इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, टोटल 5 हो गई, जिसमें से 3 स्थानांतरण गति के कारण और 2 घूर्णन गति के कारण, ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर त्रिपरमाणु अणु, इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑक्सीजन का पूछ सकता है, CO2 का पूछ सकता है, NO2 का पूछ सकता है, N2 का पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे रेखीय अणु, इसमें 2 केस बनते हैं रेखीय अणु। रेखीय अणु कौन सा है, इसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें रेखीय मतलब रैखिक संरचना कैसी होगी, इसकी रैखिक होगी, इसलिए इसे रेखीय अणु कहते हैं। और इसमें क्या होगा, प्रतिबंध कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और n कितने होंगे, 3, 1 2 ऑक्सीजन 3, तो स्वतंत्रता की कोटि 3 × 3 - 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से 2 गए 7, यानी कि स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ जाएगी, 7 रेखीय अणु के लिए। त्रिपरमाणुक अणु में जब रेखीय अणु की बात करेंगे CO2 की, तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी आएगी, 7, यानी कि CO2 की स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई, 7, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 आ गई तो इसको विभाजन करेंगे 3 + 2 + 2, ठीक है, जहाँ 3 स्थानांतरण गति के कारण, 2 कंपन के कारण द्विविमीय होगी, क्योंकि 2 बार कंपन, 2 कंपन के कारण ही होगी और ये द्विविमीय होगी। तो इस प्रकार से टोटल 7 होगी रेखीय अणु के लिए। अब चलते हैं अंतिम स्लाइड पर। ये क्या है, अरेखीय अणु, जैसे ऑक्सीजन NH2, इसमें क्या है, रेखीय नहीं, इसकी संरचना अलग बनेगी, ठीक है, ये एक रेखा में स्थित नहीं होंगी, लेकिन इसमें भी क्या होगा, इसमें प्रतिबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसमें तो 2 थी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, प्रतिबंध या बंधों की संख्या जो भी है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और n क्या परमाणु 3 है, ये 3 3 9, 9 में से 3 गए 6, 3 गए 6, तो कितनी आ गई स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि आ गई अपने पास 6, किसके लिए, अरेखीय अणु। कौन कौन से, नाइट एमिन, NH2 क्या होता है, एमिन, और O3 ऑक्सीजन, तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं। ओजोन होता है, O3 क्या होता है, ओजोन, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि ओजोन की स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है, 6 होती है, और ये क्या होती है, अरेखीय अणु होती हैं। ये भी एक और फैक्ट है, अपने याद हो जाएगा साथ में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, विभाजन 3 + 2 + 1, जहाँ 2 कंपन 1 विमीय होगा, क्योंकि एक ही बार 2 आया, 3 स्थानांतरण के कारण, ठीक है दोस्तों, इसमें स्थानांतरण और कंपन दोनों गति होगी, लेकिन इसमें 1 विमीय होगी, रेखीय अणु में द्विविमीय कंपन होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने जो कि स्वतंत्रता की कोटि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रख लिया, और इसमें से हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, CO2 हुआ, CO2 की कितनी है, 7 है, ओजोन की कितनी है, 6, हीलियम एक परमाणु है, इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है दोस्तों। और द्विप परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, तो इनकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी आएगी, 5 आएगी। तो ये सब चीज़ें, ये मैन जो कि गैसें हैं, या फिर मैन जो कि अणु हैं, उनकी याद रखना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ अपने पास निकालने के लिए समय नहीं हो, समय निकालना भी कोई हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास थोड़ा सा बचाने के लिए, समय के लिए ज़रूरी है। 2 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते, 10 सेकंड में 10 सेकंड क्वेश्चन को 2 सेकंड में करेंगे तो अपना और भी फायदा है, 8 सेकंड बचेगा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके अलावा बहुपरमाणु अणु की स्वतंत्रता की कोटि हमेशा 7 होती है, 7 से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो लास्ट वाला है ना नोट करने वाला, ये इसको दोबारा देख लो अच्छे से, कि इनके अलावा बहुपरमाणु, जो भी बहुपरमाणु अणु होंगे, चाहे वो कार्बोनेट CO3 हो, चाहे और कुछ भी हो, बड़ा परमाणु NH4 हो, अमोनियम हो, तो इन सब परमाणुओं के लिए स्वतंत्रता की कोटि हमेशा 7 होगी, यानी कि मैक्सिमम कितनी होगी, 7 होगी स्वतंत्रता की कोटि, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा बहुपरमाणु अणु की स्वतंत्रता की कोटि हमेशा
साथ होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और जो भी अपने प्रैक्टिस सेट्स हैं वो कंटिन्यू करते रहिए। बार बार दोस्तों आपको मैं इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करता हूँ, या फिर आप भी वैसे समझदार हो खुद भी, क्योंकि आप जो चीज़ को फील्ड को चूज़ कर रखा है, डिफेंस या फिर अन्य कोई भी अपना एग्ज़ाम टारगेट कर रखा है, लक्ष्य कर रखा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खुद जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप कितना भी पढ़ लो, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कंटिन्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि खुद को जांचना कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझमें कहाँ कमज़ोरी, इस चीज़ का पता चलती है। अगर आप सीधे डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाकर बैठोगे तो वहाँ आप गलती कर दोगे, फिर सुधारने का मौका नहीं है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, गलतियाँ होंगी तो उनको सुधारा जा सकता है। एग्ज़ाम होने के बाद कुछ भी सुधार नहीं किया जा सकता, इसलिए समय रहते ही सुधार करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जीवन है, जीवन किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है। अगर फेल भी हो गए तो बहुत कुछ सीखना है ज़िंदगी में, हारना नहीं है। फेल होना ये साबित नहीं करता कि आप कमज़ोर हो, आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आपके अंदर काबिलियत नहीं है। हो सकता है कि आप एफर्ट में कहीं कमी रह गई हो सकता है आप उस दिन थोड़ा माइंड, क्योंकि माइंड भी पेपर के एग्ज़ाम के दिन आपका माइंड किस सिचुएशन में वर्क करता है, यानी कि माइंड को एकदम स्ट्रेस फ्री रहता है या नहीं रहता, वो चीज़ें भी डिपेंड करती, बहुत सारी चीज़ें मैटर रखती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पर आप सब कुछ गलती थोप दो। ठीक है दोस्तों, जीवन है, जियो इसको जितना अच्छे तरीके से आप बना सकते हो, अपना जीवन बनाओ और अपने हिसाब से जियो, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।